व्यापारी किस्त नंबर 18। अगली सुबह दौरान नाश्ता डॉक्टर मिशाल ने मुझे बताया, रात मेरे अंकल से बात हुई थी। वो जल्दी तुम्हारा पासपोर्ट भेज देंगे। इसके बाद हम पाकिस्तान रवाना हो जाएंगे। मैंने तुम्हारी मौजूदा तस्वीरें अंकल को भेज दी हैं। मैं डॉक्टर मिशाल के कमरे में मौजूद था। इसने एहतियातन नाश्ता कमरे में ही मंगवा लिया था। मैंने जवाबन कहा, ठीक है। अंकल हमारी वजह से बेहद फिक्रमंद हैं। जब तक तुम्हारा पासपोर्ट नहीं आ जाता तब तक हम इसी होटल में रहेंगे। हमारा बाहर जाना खतरे से खाली नहीं। विक्की ने हमारी तलाश शुरू कर दी होगी। वो एक एक होटल चेक कर सकता है। कुछ بعید नहीं, वो यहाँ भी आए। डॉक्टर मिशाल की बात दुरुस्त थी। ये दिन हमने अपने कमरों में ही गुजारने थे। क्योंकि विक्की ने मेरी शक्ल नहीं देखी थी और ना ही मेरी आवाज़ सुनी थी, इसलिए मुझे इससे कोई ख़तरा नहीं था। अगर वो मेरे सामने आ भी गया तो मुझे पहचान नहीं सकेगा। लेकिन डॉक्टर मिशाल के लिए वो बदस्तूर खतरा था। ये पासपोर्ट हमारे पास इसी होटल में आएगा? मैंने पूछा। नहीं, अंकल डॉक्टर एडिसन के एड्रेस पर भेजेंगे। डॉक्टर मिशाल ने बताया तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। अब हमारा ज़्यादातर वक्त अपने अपने कमरों में गुजरने लगा। अलबत्ता नाश्ता, लंच और डिनर हम इकट्ठे ही करते थे। डॉक्टर मिशाल ने अंकल एहसान से मेरी बात भी कराई थी। उन्होंने मुझे इंतहाई मोहतात रहने की बार बार नसीहतें की। दूसरे रोज़ मैं अपने कमरे में बैठा बैठा बोर हो गया तो मैं हवाखोरी की गर्ज से अपने कमरे से बाहर निकल गया। डॉक्टर मिशाल अपने कमरे में ही मौजूद थी। मैं होटल के लॉन में चहलकदमी में मसरूफ़ था कि दफतन मुझे पार्किंग में एक कार रुकती दिखाई दी। वैसे तो और भी कई गाड़ियां पार्किंग में रुक रही थी, लेकिन इस कार की खास बात यह थी कि इसमें विक्की मौजूद था। विक्की को देखकर न सिर्फ मेरे आसाब तन गए बल्कि मेरे हाथों की मुट्ठियां भी खुद ब खुद भींच गई। गुस्से की एक शदीद लहर मेरे वजूद में सरायत कर गई। डॉक्टर मिशाल की बात दुरुस्त साबित हुई थी कि विक्की इस होटल में भी पहुंच सकता था। वो गर्दन मोड़कर पीछे बैठे अपने मातहतों से बातें कर रहा था। मैं जल्दी से लॉन से निकलकर होटल की तरफ बढ़ा। मैं डॉक्टर मिशाल को विक्की की आमद से आगाह करना चाहता था। यही वजह थी कि मैं दो दो सीढ़ियां फलांगता ऊपर जा रहा था। मुझ पर बौखलाहट सी तारी थी। बाहर कैब कुछ मिनटों के बाद मैं डॉक्टर मिशाल के कमरे के दरवाजे पर खड़ा लंबे लंबे सांस ले रहा था। जब मेरा सांस एतदाल पर आ गया तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। चल लम्हे गुजर गए लेकिन डॉक्टर मिशाल ने दरवाज़ा न खोला। मैंने दोबारा दस्तक दी लेकिन इस बार भी दरवाज़ा न खुला तो मुझे परेशानी लाहिक हुई। मालूम नहीं डॉक्टर मिशाल अपने कमरे में मौजूद थी या नहीं। हो सकता है जब मैं चहलकदमी की गर्ज से बाहर गया हूँ तो वो भी कहीं चली गई हो। मैं मुन्ने ही लगा था कि अंदर से डॉक्टर मिशाल ने धीमी आवाज़ में पूछा, कौन है? मैंने इत्मीनान की सांस ली, धीमी आवाज़ में जवाब दिया, मैं हूँ विजदान। दरवाज़ा तेज़ी से खुल गया। डॉक्टर मिशाल के चेहरे पर परेशानी के तासुरात थे। शायद इसने मेरी आवाज़ से मेरी परेशानी भांप ली थी। तभी वो परेशान कुन लहजे में बोली, क्या हुआ? मैंने होंठों पर उंगली रखकर इसे खामोश रहने का इशारा किया और जल्दी से कमरे में दाखिल होने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया। डॉक्टर मिशाल ने मेरी परेशानी भांपते हुए दरियाफ्त किया, क्या हो गया है विजदान? क्या कोई मसला हो गया है? वो विक्की आ रहा है क्या? डॉक्टर मिशाल बेख्तियार चौंकी। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है, मैंने जवाबन कहा और फिर मुख्तसरन इसे बता दिया कि मैं चहलकदमी की ज़र से लॉन में गया था तो मैंने पार्किंग में विक्की की कार रुकते देखी थी। डॉक्टर मिशाल के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। इसने होंठ भींच लिए। शायद इस बदबख्त इंसान को पता चल गया है कि हम इस होटल में मौजूद हैं। लेकिन इसे कैसे पता चला होगा? मैंने सवाल किया, जिसका जवाब डॉक्टर मिशाल के पास भी नहीं था। वो कंधे झुकाते हुए बोली, क्या पता, फिलहाल ये सोचने का वक्त नहीं, हमें जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना होगा। आप ठीक कह रही हैं, चलें। मैंने डॉक्टर मिशाल की बात की तायीद की। डॉक्टर मिशाल जल्दी से अपनी चीज़ें समेटने लगी। कुछ देर के बाद हम कमरे से निकलकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। डॉक्टर मिशाल के पास फ्लैट हेड था जिसे इसे अपने सर पर रख लिया और आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगा लिए। इस तरह इसका हुलिया कदरे बदल गया। हम सीढ़ियों के करीब पहुंचे तो हमें एक यंग जोड़ा दिखाई दिया जो बाहों में बाहें डाले सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। शायद वो दोनों नशे में धुत थे क्योंकि वो पागलों की सी हरकतें कर रहे थे। हम सीढ़ियाँ उतरने के बाद हॉल से गुजरने के बजाय सीढ़ियों के साथ ही बनी राहदारी में आ गए। डॉक्टर मिशाल आगे थी और मैं कदरे फासले पर था। मैंने राहदारी में दाखिल होते वक्त विक्की को काउंटर पर खड़े देखा। वो काउंटर बॉय से बातें कर रहा था और इसकी पूंछ हमारी तरफ थी। उसके साथ सैंडी भी थी, अलबत्ता इसके साथ ही कहीं दिखाई न दे रहे थे। शायद वो हॉल में थे या पार्किंग में खड़े थे। हम तेज कदमों से चलते हुए आगे बढ़ते गए लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाए। फिलहाल हम होटल से निकलना चाहते थे। इस राहदारी में होटल का अकबी हिस्सा था। उस तरफ खुदरो घास उगी हुई थी। कुछ देर के बाद हम होटल से बाहर थे। उस सड़क घूमकर होटल की फ्रंट पर मौजूद एक स्टोर में घुस गए। स्टोर से होटल का गेट वाज़ेह दिखाई दे रहा था। हम बाज़ाहिर खाने पीने की चीजें खरीद रहे थे लेकिन हमारी नजरें होटल के गेट पर थी। कुछ देर गुजरी थी कि गेट से वही कार निकलती दिखाई दी जिसमें विक्की और सैंडी थे।
ड्राइविंग सीट पर सैंडी और साइड सीट पर विक्की विराजमान था। इसने आंखों पर स्याह गोगल लगाए हुए थे। कार सड़क पर पहुंचकर दाएं तरफ मुड़ी और दौड़ती चली गई। इनके जाते हमने सुकून का सांस लिया। सद शुक्र बला तो टली। डॉक्टर मिशाल ने पुरस्कुन लहजे में कहा। मैंने भी तायद में सर हिला दिया, लेकिन मालूम नहीं ये बला हमेशा के लिए कब टलेगी। कभी ना कभी तो टल ही जाएगी। क्या हम वापस होटल चलेंगे? मैंने पूछा। हाँ, क्या नहीं जाना चाहिए? डॉक्टर मिशाल ने चौंक कर इधर देखते हुए दरियाफ्त किया। क्या होटल इंतजामिया ने हमारे बारे में विक्की को बताया नहीं होगा? मैंने सवाल लहजे में कहा। मेरा नहीं ख्याल कि होटल इंतजामिया ने ऐसा किया होगा। डॉक्टर मिशाल पुरसोच लहजे में बोली। ऐसा करना होटल रूल्स की खिलाफ वर्जी होता है कि वह ठहराने वाले किसी भी मुसाफिर के बारे में किसी को कुछ बताया जाए। इससे मुझे यकीन है कि होटल इंतजामिया ने ऐसा नहीं किया होगा। डॉक्टर मिशाल के लहजे में बला का एतमाद व यकीन था, इसलिए मैंने भी तायद में सर हिला दिया। चिप्स के पैकेट और कोल्ड ड्रिंक खरीदने के बाद हम वापस होटल में आ गए। हॉल से गुजरते वक्त मैंने खुसूसी तौर पर काउंटर और हॉल का गायराना जायजा लिया। कहीं विक्की का कोई साथी तो मौजूद नहीं। बहरहाल मुझे तो ऐसा कोई मुश्तबह शख्स दिखाई नहीं दिया। अलबत्ता मैंने एक बात महसूस की, वो ये कि मैंने एक वेटर को देखा जिसने हमें एक नज़र देखा, फिर इस तरह रुख मोड़ लिया। न जाने मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ जैसे वेटर का हमें देखने का मकसद तस्दीक करना था कि हम इसी होटल में ठहरे हुए हैं और वो विक्की को बता देगा। ये मेरा वाहिमा था यकीन। इस बारे में फैसला करने से कासिर था बाहर का मैं डॉक्टर मिशाल के साथ इसके कमरे में पहुंचा तो उस सोफे पर बैठते बोली, मेरा ख्याल है हमें होटल फौरन छोड़ना होगा। ये होटल विक्की की नज़रों में आ गया है। जब तक हमारे पासपोर्ट्स बनकर नहीं आ जाते हमें छुप कर रहना होगा। इसी में हमारी बका है, क्योंकि जैसे हमारे पासपोर्ट की मियाद मुकम्मल होगी हमें वापस अपने मुल्क जाना होगा। क्या किसी और होटल में जाएंगे या इसी होटल में रहेंगे? मैंने पूछा। किसी और होटल में चलेंगे, डॉक्टर मिशाल ने जवाब दिया। इसके अलावा और कोई चाराकार भी तो नहीं। मैं वेटर के बारे में बताकर इसे परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन बताना ज़रूरी था, वरना हम बेखबरी में मारे जा सकते थे। चुनांचे मैंने तौन व करह डॉक्टर मिशाल को वेटर के हमें देखने और रुख मोड़ने के बारे में बता दिया तो वो भी हरासा दिखाई दी। वीजान, मुझे तो खतरे की बू महसूस हो रही है। अब हमें जल्द अज जल्द इस होटल से निकलना होगा। डॉक्टर मिशाल परेशान कुन लहजे में बोली। मैं तैयार हूँ, मैंने कहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें किसी होटल में जाना चाहिए। होटल में जाने से मुसलसल खतरे में रहेंगे। विक्की हर उस होटल को चेक कर सकता है जहाँ इसे हमारी मौजूदगी के आसार मिल सकते हैं। तो फिर कहाँ जाए? उसके लहजे में झुंझुलाहट थी। मेरा ख्याल है आप डॉक्टर एंडरसन से बात करें। मेरे ज़हन में एक ख्याल आया तो मैंने कहा, डॉक्टर एंडरसन से क्या बात करूं? डॉक्टर मिशाल ने सबसार किया। मैंने चलने में सोचकर जवाब दिया, अब इनसे कहें कि वो हमारे लिए किसी रहायशगाह का बंदोबस्त कर दें जहां हम आसानी से रह सकें। मेरी बात सुनकर डॉक्टर मिशाल की आंखें चमक उठी। वो तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है। ओके, मैं डॉक्टर एंडरसन से बात करती हूँ। आप बात करें, मैं ज़रा फ्रेश हो लूँ। मैंने उठते हुए काबू से इस बात में सर हिला दिया। मैं डॉक्टर मिशाल के कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गया। मुझे फ्रेश होने में 15 मिनट लगे। मैंने जब डॉक्टर मिशाल के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई, आ जाओ। मैंने अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद किया और एक सोफे पर बैठकर डॉक्टर मिशाल की तरफ देखा। बात हुई आपकी डॉक्टर एंडरसन से? हाँ। क्या कहा उन्होंने? डॉक्टर मिशाल ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, उन्होंने मुआवजत कर ली है। कहते हैं कि वो पहले भी हमारी वजह से मुसीबत में फंसे हैं। अब वो मज़ीद किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहते। मैंने भी तवील सांस ली। फिर अब क्या करें? अंकल से बात करती हूँ, डॉक्टर मिशाल ने फैसला कुन लहजे में कहा। मुझे उम्मीद है कि वो हमारे लिए कोई ना कोई बंदोबस्त कर देंगे। यकीनन इनके यहाँ भी बहुत से लोग जानने वाले होंगे। ठीक है, आप बात करें, मैंने कहा। मैं ज़रा नीचे का जायज़ा ले आऊँ, इस वेटर को भी चेक कर लूँगा। डॉक्टर मिशाल ने इस बात में सर हिलाया तो मैं कमरे से निकलकर नीचे हॉल में आ गया। एक टेबल पर बैठते मेरी मुतलाशी नजरें इस वेटर को तलाश करने लगी जिस पर मुझे शुबा हुआ था। कुछ देर गुजर जाने के बावजूद मुझे वेटर दिखाई न दिया तो मुझे बेचैनी होने लगी और अनजाने वसवसे दिलो दिमाग में सर उभारने लगे। कुछ देर बैठने के बाद मैं किसी ख्याल के तहत उठकर कोने वाली राहदारी की तरफ बढ़ गया। उधर वेटर्स रूम थे। एक रूम में झांका तो वहाँ कोई नहीं था। दूसरे रूम के दरवाजे के करीब पहुंचा ही था कि मुझे अंदर से किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने कान लगाए तो अगले ही लम्हे मैं बेख्तियार चौंक पड़ा। कोई वेटर था जिस पर मुझे शुबा हुआ था। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। मैंने गौर से इसकी बात सुनी तो मेरे ख्याल की तस्दीक हो गई। वो विक्की ही से बात कर रहा था। वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में कह रहा था, यस सर, जिसकी आपको तलाश है वो इसी होटल में मौजूद है। यस सर, इस लड़की के साथ एक नौजवान भी है। यस सर, आप कितनी देर में पहुंचेंगे? ठीक है, मैं आपको होटल के अकबी रास्ते से लेकर उस कमरे तक ले जाऊंगा। आप बेफिक्र रहें, मैं इनकी निगरानी करूंगा। ओके। मैंने अंदर दाखिल होकर झांका तो
वो सेलफोन पतलून की जेब में रख रहा था। मुझ पर नजर पड़ी तो इसके चेहरे की रंगत जर्द पड़ गई, आंखों में खौफ के साए लहराए। मैंने करख्त लहजे में दरियाफ्त किया, कितनी देर तक विक्की पहुंच रहा है यहाँ? क्या मतलब? शायद अल्फाज इसके हलक में फंस गए थे। दूसरे लम्हे इसने मेरी साइड से होकर निकलना चाहा, लेकिन मैंने इसे गर्दन से दबोच लिया। न सिर्फ दबोचा बल्कि एक झटके से इसे सोफे पर उछाल दिया। वो धमाके से सोफे पर गिरा, लेकिन इसे चोट न लगी। उठना चाहता था कि मैंने इसके पेट में दाएं बाजू की कोहनी मारी। वो ज़िबे होते बकरे की तरह डकारा। मैंने गुर्राते हुए कहा, बताओ वरना पसलियाँ तोड़ दूंगा। वो 10 मिनट में पहुंच रहा है। फिर आखिर इसने खौफ के मारे बता ही दिया। मैंने इससे मजीद कोई सवाल न किया। इससे मुजामत करने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसकी कनपटी पर 2 घूंसे मारे और वो दुनिया माफिया से बेगाना हो गया। मैंने इसे उठाकर सोफे के पीछे डाल दिया कि बाहर से आने वाले को फौरी तौर पर दिखाई न दे। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो 2 घंटे से पहले होश में आने वाला नहीं था। रूम से निकलकर मैं तेज तेज कदमों से चलते हुए डॉक्टर मिशाल के कमरे में आ गया। मेरा धुआं चेहरा देखकर वो भी चौंक पड़ी। क्या हुआ विजदान? मेरा शक बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने कहा। इस वेटर ने विक्की को बता दिया कि हम दोनों इसी होटल में ठहरे हुए हैं। वो 10 मिनट में यहाँ पहुंच रहा है। हमें फौरी तौर पर यहाँ से निकलना होगा। हाँ चलो। डॉक्टर मिशाल भी जल्दी से उठ खड़ी हुई। अंकल से बात हुई? मैंने दरियाफ्त किया। हाँ, वो रास्ते में बता दूंगी। डॉक्टर मिशाल ने कहा। जल्दी से होटल से चेकआउट करके निकल आए। सर शुक्र के होटल की पार्किंग में एक टैक्सी मौजूद थी। हम इसी टैक्सी में सवार हो गए। जब टैक्सी गेट क्रॉस करके आगे बढ़ रही थी तो मैंने विक्की की कार देखी, जो होटल की अकबी गली के करीब खड़ी थी, और विक्की अपने 2 साथियों के साथ आगे बढ़ता चला रहा था। लगता है विक्की मेरे हाथों में मरेगा, मैं बड़बड़ाया। डॉक्टर मिशाल ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। तुमने कुछ कहा? नहीं, मैंने नफी में सर हिलाया तो इसने इस बात में सर हिला दिया। टैक्सी में सवार होने के बाद डॉक्टर मिशाल ने ड्राइवर को ग्रीन टाउन की तरफ चलने की हिदायत की। मेरी इस तबसरा पर डॉक्टर मिशाल ने मुख्तसरन बताया कि ग्रीन टाउन में अंकल एहसान के एक दोस्त रहते हैं। वो पाकिस्तानी हैं और उनका नाम सिराजुद्दीन है। सिराजुद्दीन अपनी फैमिली समेत लंदन में रह रहे हैं। ये इनका अपना बिजनेस है। 35-40 मिनट के बाद टैक्सी ने हमें ग्रीन टाउन में मतलूबा कोठी के सामने उतार दिया। टैक्सी के जाने के बाद डॉक्टर मिशाल ने गेट के पिलर पर नस बटन प्रेस किया तो अंदर घंटी बज उठी। चंद लम्हों के बाद माइक से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। कौन? अंकल, मैं डॉक्टर मिशाल। अंकल एहसान ने ओके दूसरी तरफ से बोलने वाले ने डॉक्टर मिशाल की बात काट दी। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, तुम अंदर आ जाओ। इसके साथ ही दूसरी तरफ से रिसीवर रखे जाने की आवाज़ सुनाई दी और लम्हा भर के बाद हल्की सी कटाक की आवाज़ के साथ गेट के जरिए दरवाजे का लॉक खुल गया। हम दोनों अंदर दाखिल हुए। एक लंबी सी सड़क सीधी जाकर आगे से दाएं तरफ मुड़ रही थी। सड़क के साथ ही बहुत बड़ा लॉन था और लॉन के पीछे ही कोठी थी। दरवाज़ा बंद करके मैं डॉक्टर मिशाल के साथ चलता हुआ पोर्च पे पहुंच गया। पोर्च में नई मॉडल की कार मौजूद थी। तभी पोर्च का दरवाज़ा खुला और एक उम्र रसीदा मगर चाको चौबंद और काबिल रश्क सेहतमंद आदमी बाहर निकलकर हमारी तरफ बढ़ा। हेलो, मैं सिराजुद्दीन हूँ। उम्र रसीदा आदमी ने मुलायमत भरे लहजे में कहा। मैं डॉक्टर मिशाल और ये बिलाल। डॉक्टर मिशाल ने अपना तारुफ कराने के बाद मेरा तारुफ कराया। अंकल एहसान ने आपको हमारे बारे में बता दिया होगा। हाँ, मेरी एहसान से बात हुई है। सिराजुद्दीन ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। इसने बताया कि तुम लोगों की नई नई शादी हुई है और तुम हनीमून मनाने के लिए लंदन आए हो। तुम्हें होटल में रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं तुम्हें अपने घर में रहने की इजाज़त दे दूँ। अपने हमवतनों को देखकर मुझे बेहद खुशी होती है। तुम दोनों मुझे अंकल कह सकते हो। आओ मेरे साथ। कहते साथ ही वो पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैंने हैरत भरी नजरों से डॉक्टर मिशाल की तरफ देखा। हैरत उसके चेहरे पर भी उभरी थी। अंकल एहसान ने हम दोनों को मियाँ बीवी जाहिर किया था, लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब तो अंकल एहसान ही दे सकते थे। बाहर क्या हम दोनों खामोशी से अंकल सिराजुद्दीन के पीछे चल दिए। घर में अंकल सिराजुद्दीन और उनकी मिसिज मौजूद थे। अंकल ने बताया उनका एक बेटा और एक बेटी है। वो दोनों जॉब पर गए हुए हैं और शाम के बाद ही वापस आते हैं। सिराजुद्दीन की मिसिज ने भी हमसे मिलकर मुसर्रत का इजहार किया। हम सब ड्राइंग रूम में बैठे तो उन्होंने हमारी शादी के मुतल्लिक सवाल जवाब शुरू कर दिए। मुझे तो जवाब देने में खासी झिझक हुई। इससे डॉक्टर मिशाल ने ही ये मामला खुश उसलूबी से संभाल लिया। इसे ऐसे जवाब दिए कि वो दोनों मियाँ भी मुतमईन हो गए। दोपहर का खाना हमने इकट्ठे ही खाया। इसके बाद हमें एक मुलाजमा की मैयत में एक कमरे में भेज दिया गया जो काफ़ी वसी और शानदार अंदाज में सजा हुआ था। मुझे शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन डॉक्टर मिशाल मुतमईन थी। हम पहले भी होटल में एक कमरे में इकट्ठे रहे थे। अब तो अंकल एहसान ने हमें मियाँ बीवी जाहिर कर दिया था, इसलिए अब तो हमें एक ही कमरे में मजबूर रहना ही था ताकि सिराजुद्दीन को शक न पड़े। बेड जहाजी साइज था। इसकी दाएं तरफ सोफा सेट रखा था, बाएं तरफ शोकेस पड़ा हुआ था जिसमें खिलौने मौजूद थे। हम दोनों खामोश थे। फिर हमने आइंदा का लाहेअमल तरतीब देना शुरू कर दिया।
हमें पासपोर्ट्स का इंतज़ार था। जैसे ही पासपोर्ट आएंगे तो हम पाकिस्तान चले जाएंगे। इस दौरान हमें सिराजुद्दीन के रहायशी पर ही रहना था। शाम तक सिराजुद्दीन का बेटा और बेटी भी जॉब से वापस घर आ गए। हम उस वक्त ड्राइंग रूम में बैठे शाम की चाय नोश कर रहे थे। सिराजुद्दीन के बेटे का नाम रिजवान जबकि बेटी का नाम समरा था। रिजवान बहन से बड़ा था। समरा भी खूबसूरत और गोरी रंगत की मालिक थी। इसके नैन काफ़ी तीखे थे। पतले पतले होंठों पर गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगी हुई थी। वो जीन्स की पैंट और लेदर की जैकेट में मलबूस थी। सिराजुद्दीन ने दोनों से हमारा तारुफ कराया। वो दोनों बहन भाई भी हमसे मिलकर खुश हुए। रात का खाना इकट्ठे ही खाया गया। इस दौरान काफ़ी बातें हुई। रिजवान और समरा ने कहा कि वो हमें लंदन के खूबसूरत मकामात की सैर कराएंगे। डॉक्टर मिशाल ने हामी तो भर ली, लेकिन मैं तशवीश में मुब्तला हो गया। विक्की लंदन में मौजूद था और जब तक वो मौजूद था हमारी ज़िंदगी ख़तरे में ही थी। विक्की तो मुझे पहचान नहीं सकेगा, लेकिन डॉक्टर मिशाल को देखते हुए इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसे दरअसल मेरी ही तलाश थी और इसे मालूम था कि डॉक्टर मिशाल जानती है कि मैं कहाँ हूँ। मुमकिन है जब वो ये डॉक्टर मिशाल के साथ देखे तो पहचान जाए। रात को डॉक्टर मिशाल ने अंकल एहसान से बात की और इन्हें तमाम सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने कहा, जल्दी विजदान का पासपोर्ट भेज दूंगा, फिक्र मत करो। रात को डॉक्टर मिशाल बेड पर सोई जबकि मैं लिहाफ लेकर सोफे पर सोया। सुबह किसी के जगाने से पहले ही डॉक्टर मिशाल जाग गई, फिर से मुझे भी जगा दिया। नाश्ता तैयार था। हम सब ने इकट्ठे ही नाश्ता किया। नाश्ते के बाद रिजवान और समरा तो घर से चले गए जबकि अंकल सिराजुद्दीन और इनकी मिसिस घर पर ही रहे। हम इनके साथ बैठकर बातें करने लगे। मिसिस सिराजुद्दीन ने एक बार हमारी शादी के मुतल्लिक सवाल जवाब शुरू कर दिए। हमसे अजीबोगरीब सवाल कर रही थी। मसलन हमारी शादी कब हुई, पसंद की शादी है या अरेंज मैरिज, मेरे बीवी के अलावा हम दोनों एक दूसरे से क्या रिश्ता है, मैं क्या करता हूँ, वगैरह वगैरह। मैं तो इन सवालों से तंग आ गया था, लेकिन डॉक्टर मिशाल बखूबी आसन जवाब दे रही थी। तभी मिसिस सिराजुद्दीन ने जहरीला मुस्कुराते हुए पूछा, डॉक्टर मिशाल, क्या तुम्हारा शोहर गूंगा है? ये तो यूं खामोश बैठा जैसे इसके बोलने पर पाबंदी हो। इनकी बात पर भी मैं धीरे से मुस्कुरा दिया। डॉक्टर मिशाल ने जवाबन कहा, दरअसल मेरे शोहर को ज्यादा बोलने की आदत नहीं, यूं समझ ले कि ये बहुत कमगो है। फिर तो तुम्हारे साथ भी बात नहीं करता होगा। सिराजुद्दीन साहिब ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही है, डॉक्टर मिशाल ने कहा, और इनसे मुझे यही शिकायत रहती है। बेटा, हमारी बेटी क्या कह रही है? मिसिस सिराजुद्दीन ने बराह रास्त मुझे मुखातिब किया, तुम हमारी बेटी से ज़्यादा बातचीत क्यों नहीं करते? ऐसी कोई बात नहीं आंटी। मुझसे जवाब नहीं बन पा रहा था, तभी सिर्फ इतना ही कहा, दरअसल ये बहुत कमगो है। दफ्तर डॉक्टर मिशाल ने मेरी सफाई में कहा, इसलिए ये ज़्यादातर खामोशी रहते हैं। फिर भी मियाँ बीवी के दरमियान नोक-झोंक होती रहती है, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। मिसिस सिराजुद्दीन ने शगुफ्ता लहजे में कहा तो हम दोनों ही मुस्कुरा दिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैंने कहा कि मैं अपनी बीवी से ज़्यादा बोलूं। अच्छी बात है। इस तरह हम वहाँ बैठे काफ़ी देर तक बातें करते रहे। फिर अंकल सिराजुद्दीन तो किसी ज़रूरत के लिए काम से चले गए, जबकि मैं उठकर कमरे में चला गया। अब मिसिस सिराजुद्दीन के साथ डॉक्टर मिशाल ही रह गई थी। कुछ देर के बाद डॉक्टर मिशाल भी कमरे में आ गई। आते ही सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठ गई और अपन दोनों हाथों से सर थाम लिए। उफ, ये मिसिस सिराज तो बहुत बोलती हैं। वो गहरी सांस भरकर बोली, और अजीबोगरीब सवालात, मैं तो तंग आ गई हूँ। अब वो कहाँ है? पाकिस्तान की इनकी किसी जानने वाले की कॉल आ गई थी। वो बात करने में मसरूफ हो गई और मैं उठकर आ गई। डॉक्टर मिशाल ने सराहत से कहा, वाकई खासी बातूनी खातून है। मैंने तबसरा किया तो डॉक्टर मिशाल मुस्कुरा दी। हमें सिराजुद्दीन के घर में रहते हुए 2 दिन हो गए थे। इसी शाम रात को डिनर करने के दौरान रिजवान ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, बिलाल भाई, कल संडे है, क्या ख्याल है साहिल समुंदर पर चलें? वैसे भी आप लोग हनीमून पर आए हैं तो खूब इंजॉय करेंगे। इसकी बात मैंने डॉक्टर मिशाल की तरफ देखा, जैसे इसे राय तलब कर रहा हूँ। मेरे इस अंदाज पर वो सभी कहका मारकर हंस पड़े और मुझे शर्मिंदगी से महसूस हुई। तभी डॉक्टर मिशाल ने जहरीला मुस्कुराते हुए कहा, रिजवान भाई, दरअसल इनकी तबीयत खराब है, इसलिए ये आउटिंग पर नहीं जा सकेंगे। अलबत्ता मैं आपके साथ चल सकती हूँ। अरे क्या हुआ इनकी तबीयत को? सिराजुद्दीन साहिब ने बेख्तियार चौंकते हुए पूछा। अब सिचुएशन गंभीर हो गई थी और डॉक्टर मिशाल भी घबराहट के शिकार हो गई थी। ताहम इससे मेरे दिफा में कहा, दरअसल इन्हें कल से हल्का फुल्का बुखार है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। मैंने इनका चेकअप किया है, बस इन्हें आराम की ज़रूरत है। नहीं भाभी, बिलाल भाई के बगैर आउटिंग पर जाना मुझे मुनासिब नहीं लगता, इसलिए अल्लाह ने चाहो तो कल तक बिलाल भाई ठीक हो जाएंगे और ये हमारे साथ ही जाएंगे। रिजवान ने कहा। मैं कुछ कहना ही चाहता था कि डॉक्टर मिशाल ने मुझे आंखों के जरिए खामोश रहने का पैगाम दे दिया और मैंने खामोशी साध ली। हम इन्हें किसी किस्म के शक में मुब्तला नहीं करना चाहते थे। ठीक है रिजवान भाई, बिलाल चलेंगे, डॉक्टर मिशाल ने जहरीला मुस्कुराते हुए कहा तो रिजवान के चेहरे पर खुशी के तासुरात उभर आए। ओके भाभी, रिजवान ने कहा, आप सुबह तैयार रहिएगा,
हम 9 बजे यहाँ से निकल चलेंगे। जवाबन डॉक्टर विशाल ने इस बात में सर हिला दिया और फिर हम डिनर करने में मसरूफ हो गए। रात को जब हम अपने कमरे में आए तो मैंने डॉक्टर मिशाल की तरफ देखते हुए दरियाफ्त किया, डॉक्टर मिशाल, हमारा बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। विक्की हमारी ताक में है। हम जैसे इसे नजर आएंगे हमें नुकसान पहुंचाने में एक लम्हे की देर नहीं करेगा। जानती हूँ। डॉक्टर मिशाल ने सांस खारिज करने के बाद मुतदिल लहजे में कहा, मैं नहीं चाहती कि हमारे इनकार की वजह से वो किसी शक में मुब्तला हों, इसीलिए मैंने तुम्हें साथ ले जाने की हामी भरी है। बेफिक्र रहो, अल्लाह ने चाहा तो महफूज रहेंगे। मैंने होंठ भींच दिए। डॉक्टर मिशाल का हामी बनना मुझे अच्छा नहीं लगा था। विक्की हम दोनों की तलाश में भूखे कुत्ते की तरह लंदन की सड़कों, कॉलोनियों और हर जगह पर मारा मारा फिर रहा था जहाँ हमारे मिलने के इम्कान हो सकता है। ऐसे में अगर डॉक्टर मिशाल इसे नजर आ गई तो गड़बड़ हो सकती थी। वो मुझे नहीं पहचान सकता था जब तक मेरी आवाज़ न सुन लेता। मैंने अपने ख्यालात का इजहार किया तो डॉक्टर मिशाल ने सर हिलाते हुए कहा, मैंने भी इस नुक्ते पर गौर किया है। लम्हाती तवक्कुफ के बाद इसने बात आगे बढ़ाई, मुमकिन है, मैं एहतियात करूंगी। मुझे उम्मीद है कि विक्की हम तक नहीं पहुंच सकेगा। हम काफ़ी देर तक इस मौजू पर गुफ्तगू करते रहे और बाद डॉक्टर मिशाल ने फैसला किया कि वो अपना हुलिया तब्दील करके जाएगी और इंतहा मुहतात रहेगी। इसके बाद हम अपनी अपनी जगहों पर जाकर सो गए। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर मिशाल को तो नींद आ गई, लेकिन मैं काफ़ी देर तक जागता और विक्की के हवाले से सोचता रहा। फिर नींद की देवी कब मुझ पर मेहरबान हुई मुझे पता ही ना चला और नींद ने मुझे अपने आगोश में छुपा लिया।